नमस्कार मित्रों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। मित्रों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा हिंदी व्याकरण, उसकी परिभाषा और वह महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हिंदी व्याकरण में चर्चा होती है। इस दौरान हमने पढ़ा कि हिंदी व्याकरण को गहन विवेचन और विश्लेषण करने के लिए 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। आज इस क्लास में हम मित्रों चर्चा करने जा रहे हैं वर्ण विचार पर। क्या है वर्ण विचार? वर्ण विचार शब्द 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला वर्ण और दूसरा विचार। क्या वर्ण और क्या विचार है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि भाषा की ऐसी इकाई जिसके और विभाजन नहीं कर सकते, जिसे और खंडित नहीं कर सकते, जिसे और अलग बांटा नहीं जा सकता, उसे वर्ण कहा जाता है। उस दौरान हमने साथ साथ ये भी चर्चा की कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन वर्णों पर गंभीरता से विवेचन करना ही वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। वर्ण विचार में सबसे पहली चीज आती है मित्रों वर्णमाला। जब हम वर्ण विचार की बात करेंगे तो सबसे पहली चर्चा होती है वर्णमाला पर। क्या है वर्णमाला? जिस तरह से आप लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि आराधना के स्थान पर जब जाते हैं तो वहाँ पर आप एक माला लेके जाते हैं। वो माला किसकी है? फूलों की। उसी तरह यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की। प्रश्न है कि वर्णमाला होगी क्या? तो जिस तरह से अलग अलग फूलों को एक धागे में व्यवस्थित तौर पर पिरो दिया जाता है, क्रमबद्ध रूप में रख दिया जाता है, तो फूल ही फूलमाला का रूप धारण कर लेते हैं। स्पष्ट है कि जो भाषा की छोटी इकाई वर्ण, इन वर्णों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना ही वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। परिभाषा क्या होगी वर्णमाला की? तो हम यूँ कह सकते हैं कि वर्णों की सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था जिसके सहयोग से हम अक्षर, शब्द, पद और वाक्यों का निर्माण करते हैं, उसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की जो वर्णमाला है, इसे और कैसे परिभाषित करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि वर्णों के अकारादि क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि अकारादि क्या है? तो देखिएगा मित्रों, अकारादि शब्द का निर्माण अ प्लस कार प्लस आदि से होता है। कार का अर्थ है करना, आदि जो कि अनेकार्थी शब्द है, इसका एक अर्थ होता है प्रारंभ और इसी का एक अर्थ होता है वगैरह, जिसको यानी इत्यादि हम लोग कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। अगर मैं कार और आदि का अर्थ एक साथ करूं तो शब्द बना कारादि। कारादि का अर्थ निकला प्रारंभ करना। यहां पर इसका अर्थ हम प्रारंभ ले रहे हैं, यानी कि प्रारंभ करना, अर्थात वर्णों की एक ऐसी व्यवस्था जिसका आरंभ कौन आकर के करता है? अ करता है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला का आरंभ अ से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्णों के अकारादि क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण कौन है? अ है। समझे मित्रों? अब अगला प्रश्न आता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर के, कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो कुल वर्णों की संख्या के लिए अलग प्रश्न होगा, मूल वर्णों की संख्या के लिए अलग प्रश्न होगा। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि देवनागरी लिपि हिंदी, क्योंकि हिंदी की जो लिपि है उसका नाम देवनागरी है। देवनागरी लिपि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। कितनी है मित्रों? 44 है। 44 वर्ण कौन कौन से हैं? हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है।
अगर आपसे प्रश्न करें कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्णों की संख्या, या मूल से अभिप्राय मित्रों यह है हिंदी का जब विकास होता है तब इसमें वर्णों की संख्याएं कितनी थी। तो आपका आंसर होगा मूल वर्णों की संख्या कितनी है मित्रों, 44। यहां मूल से अभिप्राय यह है क्योंकि हिंदी एक विकसित भाषा है। हिंदी का विकास संस्कृत से होता है। पहले वैदिक संस्कृत थी जिसमें हमारे वेद लिखे गए, फिर उसका जो बिगड़ा हुआ जो रूप था अर्थात बदला हुआ जो रूप था उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। लौकिक के बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद जो भाषा का बदला हुआ रूप था उसे प्राकृत कहा गया, और उसके बाद जो बदला हुआ रूप था उसको अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश को अवहट भी कहा जाता है। चंद्रधर सर्वा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इस अपभ्रंश के बाद का जो रूप होता है उसे हिंदी कहते हैं, और उस समय हिंदी में जो वर्णों की संख्या थी वो 44 थी। इन 44 वर्णों में दो प्रकार के वर्ण थे। पहला 11 स्वर और दूसरा 33 व्यंजन। लेकिन आपसे ये प्रश्न न करके, अर्थात मूल वर्णों की संख्या का प्रश्न न करके आपसे यह प्रश्न किया जाए कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है अथवा कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वहां पर आपका उत्तर होगा 52। ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं, हम लिख सकते हैं कुल वर्णों की संख्या। कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या होगी मित्रों 52। अब प्रश्न है कि ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं। तो ये 52 वर्ण इस प्रकार से हैं: स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवः 2 कौन कौन सा योगवा है, अंग और अह। मित्रों हिंदी में इन दोनों वर्णों को स्वर नहीं कहा जाता बल्कि अयोगवा कहा जाता है। क्यों कहते हैं इस पर चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। द्विगुणी, द्वि का अर्थ है दो, गुणी का अर्थ है गुण वाले। द्विगुणी, दो, ड़ और ढ, इन दो वर्णों को हिंदी में द्विगुणी वर्ण कहा जाता है। और संयुक्ताक्षर 4। मित्रों कई बार पुस्तकों में हम देखते हैं कि संयुक्ताक्षरों को लेकर के बहुत बड़ा मतभेद दिखाई देता है। कई जगह 2 दिखाई, आप चाहूँगा 3 मिलते हैं, कई जगह आपको 4 मिलते हैं। हमें संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी माननी है, 4 माननी है। अब मान लीजिए विकल्प में 4 है ही नहीं तो कहाँ स्थिति अलग होगी, क्योंकि आपको वहां पर प्रश्न के दिए गए विकल्पों के आधार पर आपको अपना निर्णय लेना होता है कि किस प्रकार से परीक्षक ने आपके सामने प्रश्न रखा है। और ये 4 संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय, ये कुल 52 वर्ण जो वर्तमान में हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं। हम वापस रिपीट कर रहे हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है इसको लेकर के आपके सामने प्रश्न कैसे कैसे किए जाएंगे। पहला प्रश्न को गंभीरता से सुनिएगा। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है, यानी कि जब आपसे यह पूछा जाए कि मूल वर्ण कितने हैं तो आपका आंसर होगा 44। उन 44 में क्या है मित्रों, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। लेकिन आपसे इस तरह प्रश्न किया जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, वहां आपका उत्तर होगा 52। अब अगला मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वर्णों की संख्या, यानी कि यहां पर आपसे न तो मूल शब्द की चर्चा कर रहा है और न ही कुल की, बल्कि सिंपल सा प्रश्न किया कि वर्णों की संख्या कितनी है। तो स्वाभाविक है कि हमें जिस परिप्रेक्ष्य में जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है वहां हम लोग भूतकाल और भविष्यकाल का जिक्र नहीं करते बल्कि वर्तमान की स्थिति का उत्तर दिया जाता है। और हमसे यही प्रश्न कर रहे हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप उत्तर क्या करेंगे, 52 करेंगे। 3 अलग अलग प्रश्न हुए। मूल वर्णों की संख्या 44, कुल वर्णों की संख्या 52, केवल वर्णों की संख्या 52। अब प्रश्न है, मान लीजिए आप लोग एग्जाम में गए, हम एक प्रश्न को क्रिएट करते हैं और आपसे प्रश्न किया कि हिंदी में
हिंदी में वर्णों की संख्या है। हिंदी में वर्णों की संख्या है। स्वाभाविक है, सब लोग समझ गए हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। मैं मूल वर्ण कहता यहाँ पर तो 44 कहते, कुल कहता तो 52 कहते। लेकिन आप प्रश्न को देखिएगा, हिंदी में वर्णों की संख्या है। मैं आपके सामने कुछ विकल्प रख रहा हूँ, उन विकल्पों के आधार पर आपको उत्तर चुनना है। पहले विकल्प में मैंने रखा 44, क्या ये इसका आंसर होगा? नहीं होगा। दूसरे विकल्प में मैंने कहा 46, क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं होगा। तीसरे विकल्प में मैं रख रहा हूं 48, क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं होगा। और चौथे विकल्प में मैं रख रहा हूं 52। मुझे बताइए आपका उत्तर क्या होगा? स्वाभाविक है आपका आंसर 52 होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि जब विकल्प में 52 नहीं हो, जब विकल्प में क्या नहीं हो? 52 हो। देखिए वापस पीछे जाएगा फ्लैशबैक में, मूल वर्णों की संख्या 44, कुल वर्ण लिखता तो 52, मूल कुल दोनों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, केवल पूछ रहा हूं कि वर्णों की संख्या 52। लेकिन प्रश्न की हम स्थिति का जिक्र कर रहे हैं कि जब आपसे इस तरह का प्रश्न किया कि हिंदी में वर्णों की संख्या है और वहां विकल्प में यदि 52 नहीं हो तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा मित्रों? यानी कि इस प्रश्न के आधार पर प्राथमिकता में आंसर होगा 52। 52 नहीं है तो आपका आंसर होगा 48। क्यों होगा अभी हम चर्चा करेंगे। 52 भी नहीं है, मान लीजिए यहां पर उसने 50 कर दिया, यहां पर उसने 47 कर दिया, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। फिर आंसर क्या होगा? 46 होगा। अब मान लीजिए 46 यानी 46 भी नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? 44 करना है। प्रश्न को फिर से समझिएगा, उत्तर करने के तरीकों। कई बार सब इंस्पेक्टर में, रीट में, ऐसी कई परीक्षाओं में बार बार इस प्रश्नों को पूछा जाता रहा है कि कुल वर्णों की संख्या 52, मूल की, तीसरी बार रिपीट कराऊं प्रश्न को, 44, लेकिन मूल और कुल का जिक्र नहीं हो तो आंसर क्या होगा? 52। 52 नहीं है तो क्या करेंगे? 48। 48 भी नहीं है, 46। अब तीनों विकल्प नहीं है, इसके स्थान पर नए नए विकल्प रख दिए तो आपका आंसर क्या होगा? 44 होगा। फिर वहां मूल और कुल है या नहीं है ये बात मायने नहीं रखती है। अब प्रश्न ये है कि भाई जब आप लोग इस तरह क्रमबद्ध रूप में इनको कम कर रहे हो तो इसका रीजन क्या है? तो देखिएगा मित्रों, ये जो 52 वर्ण नहीं है तो फिर 48 इसलिए करना है कि हम सबसे पहले जो वर्ण है संयुक्ताक्षर उनको कम करते हैं। इसलिए करते हैं कि संयुक्ताक्षर में जो वर्ण आपने बनाए हैं, 4 वर्ण क्ष, त्र, ज्ञ और श्रेय, इन वर्णों का निर्माण जो हमारे मूल वर्ण है 44 उन्हीं से होता है। इसलिए पहले इन्हें कम किया जाएगा। मान लीजिए ये नहीं था, 48 नहीं था, तो फिर 46 करेंगे। फिर दो कौन से करेंगे? ढ और ढ को कम करेंगे। इसलिए करेंगे कि इन दो वर्णों का निर्माण भी हिंदी की तद्भव ध्वनियों के रूप में हुआ है। अब मान लीजिए ये भी नहीं है तो फिर आप आंसर क्या करेंगे? 44 करेंगे, क्योंकि फिर हम इसमें इन दोनों को वर्णों को कम कर देंगे क्योंकि इनका निर्माण भी उसी से हुआ है। इसलिए आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय, हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि वर्तमान में जो परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के पीछे 2 प्रकार के आधार होते हैं। एक तरफ पाठ्यक्रम जब दिया जाता है तो वहाँ कहा जाता है कि कक्षा 12 या मान लीजिए आप लोग स्नातक स्तर का दे रहे हैं तो स्नातक स्तर का होगा। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो जो पाठ्यक्रम है उससे थोड़ा बढ़ा करके, यानी प्रश्नों का जो बौद्धिक स्तर होता है उससे अगले एक स्टेप आगे होता है। मान लीजिए 12वीं का है तो आपके प्रश्न करने का तरीका स्नातक स्तर का होगा। पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का है तो आपका जो है प्रश्न करने का तरीका जो है वो MA लेवल का होगा। यानी अलग अलग इस तरह से प्रश्न पूछने के तरीके होंगे। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को हल करने का तरीका समझ आया होगा। मूल वर्णों की संख्या 44, कुल वर्णों की संख्या 52, 52 नहीं है तो 48, 48 नहीं है तो 46, 46 नहीं है तो 44। अब प्रश्न है कि इन सभी 52 को आप वर्ण कहते हो तो फिर इनको अलग अलग नामों से क्यों पुकार रहे हो? यानी कि आप कह रहे हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन 11 को आप क्या कह रहे हैं? स्वर कह रहे हैं। 33 को आप क्या कह रहे हैं? व्यंजन कह रहे हैं। 2 को क्या कह रहे हैं? अयोगवा। 2 को क्या कह रहे हैं? संयुक्त द्विगुणी। और 4 को कह रहे हैं संयुक्ताक्षर। इनको अलग अलग नामों से क्यों पुकारते हैं? इन सब पर विवेचन और विश्लेषण करना ही मित्रों वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। आज हम सबसे पहले
स्वरों पर चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले हम स्वरों का ऑपरेशन करेंगे कि इन 11 वर्णों को स्वरों के नाम से क्यों पुकारा जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मित्रों आज स्वरों पर। क्या है स्वर? पारिभाषिक रूप में कह सकते हैं कि भाषा के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता हो। यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक से अभिप्राय यह है कि उन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अ, तो अ ध्वनि को बोलते समय हमें किसी भी प्रकार का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी के स्थान पर यदि मान लीजिए मैं क का उच्चारण करूं तो क का उच्चारण करते समय मुझे अ स्वर का सहारा लेना पड़ा। स्पष्ट है कि क को बोलते समय अन्य ध्वनियों का सहारा लेना पड़ रहा, अर्थात वो स्वतंत्रता पूर्वक नहीं है। हम कह रहे हैं कि स्वर ऐसे वर्ण होंगे जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता हो। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन सभी वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी भी अन्य ध्वनियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव अर्थात जीभ, कंठ, तालु, ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो। जैसे आप देखिएगा मेरे मुख विवरण की तरफ, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। सभी 11 स्वरों का जब हमने उच्चारण किया तो मुख में कोई भी उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, री स्वर को लेकर के कई विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। आप मार्केट में देखते हैं, पुस्तकें खरीदते हैं, कई पुस्तकों में स्पष्टीकरण लिखा होता है कि री ऋषि आजकल, री जिसको आप ऋषि के नाम से कहते हैं, री से ऋषि वाला, कि आजकल स्वर नहीं रहा है। ये बात ठीक है कि मानव जीवन जब अपने विचारों को व्यक्त करता है तो धीरे धीरे अलग अलग प्रकृति के लोगों के, अलग अलग वातावरण के लोगों के बोलने के तरीके में अंतर होता है। हर व्यक्ति एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से उच्चारित करता है, जैसा वो भाषा और परिवेश वातावरण में रहता है। री ऋषि आज भी लेखन की दृष्टि से हिंदी का एक स्वर माना जाता है। ये बात मैं इसलिए बल देकर के कहना चाहता हूं मित्रों कि कई पुस्तकों में, कई शिक्षकों की बात से मैंने देखा है, सुना है, वहां लिखा होता है, कहा जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्याएं 10 है और वहां वो री ऋषि को नहीं कहते। उसके पीछे क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि स्वरों की परिभाषा के दौरान ये कहा जाता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो, जबकि री ऋषि स्वर का उच्चारण करते समय अवयव स्पर्श करते हैं। मैं कह रहा हूं नहीं करते हैं। ये हमारे बोलने के तरीके में बदलाव के कारण ऐसा हो रहा है। अगर आप इस तरह बोलेंगे री, तो आपने र और ई बोल दिया, स्पष्ट है कि यहां नहीं हो रहा है। लेकिन री का उच्चारण तो इस तरह होता है नहीं, इसको इस तरह बोलना पड़ेगा, ऋषि ऋषि। मैं बोल रहा हूं ऋषि, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जिह्वा मूर्धा की ओर जा रही है लेकिन स्पर्श नहीं कर रही है। अतः ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती हो, उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो। तीसरी कहानी, मुख द्वार सदैव खुला रहता हो। खुला से अभिप्राय है कि देखिए मैं 2 वर्ण बोल रहा हूं, एक तरफ मैंने बोला उ, एक तरफ मैंने बोला प, दोनों में होठ काम कर रहे हैं। उ जब बोल रहे हैं तो उच्चारण अवयव जो हमारा और होठ जो है वो पूरी तरह से खुले हैं, जबकि व्यंजनों में वो स्पर्श कर लेते हैं। यानी तीसरा गुण हुआ इसका। स्वरों का पहला गुण स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण होता है, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है, मुख द्वार सदैव खुला रहता हो। सदैव का है, पूरे 11 स्वरों में देखिएगा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण अवयव सक्रिय हैं लेकिन स्पर्श नहीं करते। चौथी कहानी है कि इनका उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं, यानी कि स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण आप देर तक कर सकते हैं। जैसे अ, आ, ई, आप इस तरह भी उच्चारित कर सकते हैं, लेकिन और इस तरह भी अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह भी इनका उच्चारण किया जा सकता है, जबकि व्यंजनों में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा क, अब देखिए क बोल रहे हैं तब उच्चारण आपको लग रहा है कि देर तक हो रहा है, लेकिन स्वाभाविक है कि यहाँ पर क का उच्चारण एक पलक के लिए हुआ, 1 सेकंड के लिए हो रहा है। उसके बाद जो ध्वनि आ रही वो अ की ध्वनि, अर्थात वो स्वर की ध्वनि है, यानी कि वहां पर लंबा उच्चारण व्यंजनों का नहीं हो रहा है। अगली बानी, यानी पहला हुआ उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे,
मुख द्वार सदैव खुला रहेगा, उच्चारण देर तक कर सकते हैं और सब इनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है। अगली कहानी, हिंदी के सभी स्वर अल्प प्राण और घोष होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कई बार परीक्षा के दौरान हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर प्रश्न रहता है कि स्वर होते हैं, और वहां आपसे लिखा, प्रश्न किया स्वर होते हैं, स्वर होते हैं। नंबर 1 घोष, 2 अल्प प्राण, 3 महाप्राण, और 4 पे हमने लिख लिया 1 व 2 दोनों। तो देखिएगा मित्रों, हिंदी के सभी स्वर घोष और अल्प प्राण होते हैं। प्रश्न ये कि घोष और अल्प प्राण क्या है, हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे व्यंजनों के दौरान। अभी हम स्वरों के गुणवत्ताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं, आपके सामने 4 तथ्य दिए जाते हैं और वहां आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एक कथन स्वरों के संदर्भ में सही है या नहीं है। वहां आपको इन बातों को विशेष ध्यान में रखना होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लिया जाता हो, उच्चारण देर तक कर सकते हो, उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो, मुख द्वार सदैव खुला रहता हो, और सभी स्वर घोष और अल्पप्राण होते हैं। घोष का शाब्दिक अर्थ है मित्रों गूंज, यानी कि स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के दौरान जो मुख विवर से जो आवाज होती है वो बहुत तेज होती है, अर्थात इनमें गूंज और गर्जना ज्यादा होती है, इसलिए इनको घोष कहा जाता है। जैसे कैसे बोलेंगे आप स्वरों को, अ आ ई उ, नहीं ना, स्वर कैसे बोलेंगे, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। स्पष्ट है, आवाज बहुत तेज हो रही है। दूसरा है अल्प प्राण। अल्प का शाब्दिक अर्थ है थोड़ा, प्राण का मतलब वायु, यानी कि स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते समय श्वसन तंत्र से जो श्वास बाहर आएगी वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसलिए इनको अल्प प्राण कहा जाता है। स्पष्ट है कि सभी स्वर घोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं। आपका आंसर क्या हुआ, 4, ए और ब दोनों। लेकिन आप परीक्षा के दौरान जा रहे हैं और वहां आपने देखा, और प्रश्न यही था, हमने इस प्रश्न में कुछ परिवर्तन किया है। प्रश्न वही है, हमने कहा कि हिंदी सभी स्वर होते हैं, अ घोष आंसर ठीक है आपका, ब अल्पप्राण आंसर ठीक है, 3 महाप्राण नहीं होते, क्योंकि जब आप इनको बोलते हो हवा बहुत कम आती है। देखिए 2 वर्ण में बोल रहा हूं, मैं व्यंजन वर्णों को बोल रहा हूं ताकि आप स्पष्ट कर सके कि अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर क्या होता है। आप इस तरह हाथ रख के देखिएगा, क और फिर बोलिएगा ख। आप देखेंगे कि क जब बोल रहे हैं तो हवा बहुत ही कम आ रही है, और ख जब बोल रहे हैं तो हवा बहुत ही तेज आ रही है, यानी कि वहां एक में हवा कम है जो अल्पप्राण है और दूसरा महाप्राण है। ये इसका अंतर लगाने पता करने का तरीका हुआ। अब स्वरों में भी यही स्थिति होती है। आप देखेंगे जिस प्रकार की हवा क में आ रही थी उसी प्रकार की हवा का प्रवाह आपके लगभग 11 स्वरों में रहेगा, इसलिए स्पष्ट है कि सभी स्वर अल्पप्राण भी हैं। लेकिन जब हम परीक्षा में जाएंगे और वहां ए और ब दोनों का न होकर आपके सामने इस प्रकार का विकल्प रख दिया हो मित्रों, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, अब मित्रों आपके सामने 2 प्रकार के आंसर सही हैं। दुविधा में आ गए कि क्या करें। सर ने बताया था सभी स्वर घोष और अल्पप्राण होते हैं। अब विकल्प हमारे पास 2 सही हैं, क्या घोष करें या फिर अल्पप्राण। तो ऐसी स्थिति में मित्रों प्राथमिकता घोष को दी जाती है। अब आपका प्रश्न स्वाभाविक है कि घोष को क्यों दे रहे हैं, अल्पप्राण क्यों नहीं कहा। तो मित्रों अल्पप्राण और महाप्राण का संबंध हवा से है, प्राण से है, जबकि घोष अघोष का संबंध गूंज गर्जना आवाज से है। हवा का स्पष्टीकरण इतना नहीं हो पाता है जितना कि उच्चारण के दौरान ध्वनियों से होता है, इसलिए प्राथमिकता किसको दी जाती है मित्रों, घोष को दी जाती है। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार में हम स्वर पढ़ रहे हैं और हमने अब तक ये पढ़ा है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती हो, मुख द्वार सदैव खुला रहता हो, उच्चारण देर तक कर सकते हो, सभी स्वर घोष और अल्पप्राण होते हैं,
अ ब दोनों हुआ तो दोनों करेंगे, और अलग अलग विकल्प आ गए तो प्राथमिकता घोष को दी जाती है। अब अगली चीज आती है मित्रों हिंदी में स्वर और इनकी संख्याओं को लेकर के, कि हिंदी में 11 स्वर कौन कौन से हैं और इनकी संख्याएं किस क्रम से, इनका क्रम क्या रहेगा, इनकी मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि हिंदी में स्वरों की संख्याएं 11 और आपसे पूछे कि मात्राओं के चिन्ह कितने होते हैं, तो मात्राओं के चिन्ह मित्रों 10 होते हैं। हम जरा देख रहे हैं इस पर, आप इस तरह समझने लिखेंगे इसको, एक लाइन पे स्वर और दूसरे में मात्रा चिन्ह, मात्रा नहीं बल्कि मात्रा चिन्ह। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मात्रा और मात्रा चिन्ह में बहुत अंतर है। कौन बताएगा दोनों में क्या अंतर है? मात्रा और मात्रा चिन्ह, इसको पहले आप स्पष्ट करें फिर हम पढ़ेंगे। किसी भी स्वर को बोलते अथवा उच्चारण करते समय जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मात्राएं दो प्रकार की होती है, एक तो ह्रस्व मात्राएं और दीर्घ मात्राएं। स्पष्ट है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। प्रश्न है कि मात्रा चिन्ह क्या है, तो उसका परिभाषा ये होगी कि किसी भी स्वर को जब व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, अर्थात किसी व्यंजन को स्वरांत बनाया जाता है, उस समय उस स्वर का व्यंजन के साथ जो संकेत चिन्ह लगाया जाता है, उन संकेत चिन्हों को ही मात्रा चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक व्यंजन है क और मैं इसमें आज इसके साथ शामिल करना चाहता हूं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? का, यानी कि इस क के साथ ये जो आपने टी की आकृति लगाई, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को मात्रा चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मात्रा चिन्ह कहते हैं। समझ आई कहानी? मात्रा और मात्रा चिन्ह में क्या अंतर है? फिर सुनिएगा, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा, किसी भी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते समय अर्थात स्वरांत व्यंजन बनाते समय उस स्वर का जो चिन्ह होगा, उसका प्रतीक जो होगा, उसे मात्रा चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हिंदी में स्वरों की संख्याएं कितनी हैं? 11, लेकिन मात्राओं के चिन्ह 10 हैं। कौन कौन से देखिएगा? अ स्वर की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता, और इसीलिए हम अभी कह रहे थे कि हिंदी में स्वरों की संख्याएं 11 है लेकिन मात्राओं के चिन्ह 10 है। 10 इसलिए है कि अ स्वर की मात्रा का अपना कोई स्वतंत्र चिन्ह नहीं होता है। दूसरा है आ। अगर किसी व्यंजन के साथ इस तरह की टी की आकृति है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि उस व्यंजन के साथ आस्वर है। ई। अगर किसी व्यंजन से पहले अगर इस तरह की आकृति है तो उसे ह्रस्व ई कहा जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात है मित्रों, बहुत आवश्यक बात है ये। ह्रस्व ई की मात्रा को लेकर के कई बार बच्चों में देखा जाता है कि वो व्यंजन से पहले लगने के कारण उसे पहले मान लेते हैं। पहले कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने कहा की, और अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें पहले क्या है, तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि बच्चा कह रहा है कि पहले ई है। मित्रों पहले ई नहीं है, इसमें पहले कौन है? क है। ये तो केवल ई को क व्यंजन के साथ प्रदर्शित करने का एक तरीका मात्र है, यानी एक संकेत मात्र है। मात्राएं कभी भी व्यंजनों से पहले नहीं होती। अलग अलग मात्रा को लगाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मात्राएं सदैव जिस व्यंजन के साथ लगी है उस व्यंजन के बाद उसका स्थान निर्धारित होता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है, जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं, संधियां पढ़ते हैं, उपसर्ग जोड़ते हैं, उस समय संधि नियमों को फॉलो करने के लिए, वर्ण विच्छेद करने के लिए, शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारित करने के लिए इन बातों की जानकारी होनी अति आवश्यक है। क्योंकि यदि आप इसको पहले ई मान लेंगे, अगर फिर मैं आपको इसको शब्दकोश के क्रम में निर्धारित करना चाहूंगा तो आप ई के आधार पर काम करेंगे, जबकि पहले है कौन? क है। यानी स्पष्ट है कि मात्राएं कहीं लगी हो, क्योंकि सभी मात्राएं एक स्थान तरह की नहीं होती। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगेगी, कुछ व्यंजन से नीचे होती है, कुछ व्यंजन से पहले होती है। हालांकि एक ही मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाती है, ह्रस्व ई की। फिर अगला है दीर्घ ई।
व्यंजन के बाद इस तरह की आकृति अगर है तो दीर्घ ई माना जाएगा। उसके बाद ह्रस्व उ, इस तरह की मात्रा ह्रस्व उ है, दीर्घ उ, अगर इस तरह की मात्रा है तो दीर्घ उ है। री ऋषि, ये सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है, दो तरह से इसको देखना होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक तो हिंदी में स्वरों की संख्याओं को लेकर के बड़ा मतभेद रहता है कि 10 है, हम कह रहे हैं 10 नहीं है, कितने हैं, 11 ही होंगे। री ऋषि भी स्वर मानना होगा, लेखन में प्रयोग होता है, सही उच्चारण करते हैं तो आज भी इसकी उपयोगिता है। हाँ, ये बात ठीक है कि इसका प्रयोग सामान्यतः तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव शब्दों में इसका उपयोग नहीं है, लेकिन शब्द तो है, स्वर भी है। री ऋषि, इस तरह की अगर मात्रा है तो वो री ऋषि होगा। ए, अगर किसी व्यंजन के ऊपर एक मात्रा है तो ए होगा। अगर व्यंजन के ऊपर दो मात्राएं हैं तो ऐ स्वर है, ओ, एक मात्रा और खड़ी पाई टिक्या करती, और औ, दो मात्राएं और एक खड़ी पाई। यानी स्पष्ट है कि हिंदी में स्वरों की संख्या है 11 और मात्राओं के चिन्ह 10। री ऋषि, ए और ऐ, इन तीन मात्राओं के साथ साथ ह्रस्व ई की मात्रा पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। वर्ण विच्छेद के दौरान ध्यान रखिएगा, मात्राएं पहले लगी है तो भी उसका स्थान हमेशा संबंधित व्यंजन के बाद होगा। ह्रस्वी की मात्रा की ह्रस्वी। री ऋषि को कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे इसको र की तरह मान लेते हैं, रे नहीं है। रे अगर आपने इस तरह लिखा है तो रे है, इस प्रकार की आकृति है रे है, इस तरह की आकृति है रे हो सकती है, ऐसी आकृति रे हो सकती है। इस प्रकार की आकृति रे नहीं बल्कि री ऋषि स्वर का संकेत है। किसका संकेत है मित्रों? री ऋषि स्वर का संकेत है। तो स्पष्ट है कि हिंदी में स्वरों की संख्याएं 11, मात्राओं के चिन्ह 10। अगली कहानी आती मित्रों स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान, यहां तक हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक साथ कीजिएगा, इस सब को माइंड में एक सेट कीजिएगा, समझिएगा कहानी को, रटे नहीं समझे। रिपीट कर रहा हूं, हम स्वर पढ़ रहे हैं। स्वरों की संख्याएं 11, मात्राओं के चिन्ह 10। परिभाषा विशेषताएं, नंबर 1, स्वतंत्रतापूर्वक उच्चारण, अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती। उच्चारण देर तक कर सकते हैं, मुख द्वार खुला रहता है, उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, और सभी स्वर घोष और अल्प प्राण होते हैं, दोनों साथ होंगे तो घोष को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली कहानी की स्वरों का जो क्रम है ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो री ऋषि है इसका हिंदी में क्रम पूछा जाता है, 7वें नंबर पे आता है, अर्थात दीर्घ ऊ के बाद और ए से पहले इसका स्थान रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा की कि इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता कहाँ है। जब शब्दकोश में शब्दों का क्रम आया, जैसे मान लीजिए मैं 4 शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, एक मैंने लिखा आम, एक मैंने लिखा ऋषि, एक मैंने लिखा अनार, एक मैंने लिखा इमली, और एक मैंने लिखा एकता। और अब मैं आपसे कहूं कि इनको क्रम से जमाइए। क्रम का मतलब जिस तरह से आप अंग्रेजी में शब्दों को पहले ए आएगा, ए वाला पहले होगा, बी से आरंभ हो रहा है तो वो उसके बाद होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि सबसे पहले कौन आएगा? तो स्पष्ट है कि पहले कौन सा स्वर होता है? अ, तो ये 1 नंबर पे रहेगा। अ के बाद कौन आता है? आ, ये 2 नंबर पे जाएगा। अब इसके बाद कौन आता है? ई, ये 3 नंबर पे होगा। अब री और ए को लेकर के चर्चा है। अगर हम ये कह दें कि री ऋषि स्वर नहीं है तो फिर इसको कहाँ रखोगे? क्या ये शब्द नहीं है? क्या है? ऋषि मुनि, ऋषभ, कृषि, ये शब्द ही तो है, इसमें किसका उच्चारण करते हैं आप? री का ही कर रहे हैं। स्पष्ट है कि ये दीर्घ ऊ के बाद में होगा, यानी अब कौन होगा? नंबर 4 पे री और नंबर 5 पे ए। तो ध्यान दीजिएगा, री ऋषि हिंदी में आज भी स्वर है। ये बात ठीक है कि लोगों के उच्चारण करने के तरीकों में परिवर्तन आया है, मानव जीवन में परिवर्तन आया है, मानव की जो शैली है जीवन जीने की उसमें परिवर्तन आया है, भाषा में परिवर्तन आया है, तो बोलने में रूपांतरण भले ही हुआ हो, लेकिन आज भी हिंदी में स्वरों की संख्याएं 11 ही होगी। री ऋषि का अपना एक नियत स्थान होगा, दीर्घ ऊ के बाद इसका स्थान होगा, ए से पहले होगा। ध्यान दीजिएगा। अब अगली कहानी आती है मित्रों स्वरों के उच्चारण स्थान।
स्वरों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से अभिप्राय क्या है? उच्चारण स्थान से अभिप्राय है कि जब हम वर्णों को अथवा स्वरों को बोलते हैं उस समय कौन सा उच्चारण अवयव अर्थात जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका आदि में से कौन से अंग की ओर सक्रिय है, वही उच्चारण स्थान के नाम से जाना जाता है। तो एक हम चार्ट बनाते हैं, उसके माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे। देखिएगा, स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों की संख्याएं कितनी थी मित्रों? 11। देखिए, सबसे पहले हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उच्चारण स्थान और स्वर। सबसे पहला कंठ। दो स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, अ और आ। फिर तालु, दो स्वर होंगे, ई और ई। फिर आपका ओष्ठ, दो स्वर यहाँ से उच्चारित होते हैं, ऊ और ऊ। तीसरा है मूर्धा, एक ही स्वर होगा, रि ऋषि। चौथा है अगला कंठ तालु, दो स्वर होंगे, ए आई। अगला है कंठोष्ठ, दो स्वर होंगे, ओ और औ। यानी कि ये हमारे हिंदी के 11 स्वर हैं। इन 11 स्वरों के ये अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। उच्चारण स्थान से अभिप्राय ये है कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है। देखिएगा, जब आप अ और आ इन दो स्वर ध्वनियों का जब उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ जो है वो कंठ नामक भाग से सक्रिय रहती है। यानी अभी हमने परिभाषा के दौरान पढ़ा कि उच्चारण स्थान से अभिप्राय ये कि किसी भी वर्ण को बोलते समय कौन सा अवयव सक्रिय है। देखिए, स्पर्श नहीं करेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्वर ऐसे वर्ण हैं जिसके अवयव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करें, केवल उस ओर सक्रिय रहते हैं। अ आ का जब आप उच्चारण करेंगे तो जिह्वा कंठ भाग से सक्रिय रहेगी। देखिए, मैं बोल के देख रहा हूं, आप गंभीरता से देखिएगा इसको। आ देखिएगा, जीभ आगे से बिल्कुल सक्रिय नहीं है क्योंकि कंठ भाग कहाँ है? पीछे है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? कंठ हुआ। दूसरा है तालु। तालु कहाँ है? सबको पता होना चाहिए। देखिए, नहीं पता है तो समझिएगा, आप जो छिलके वाली चीज़ें खाते हो ना, जैसे चीकू है, टमाटर है, पके हुए बेर हैं, मूंगफली है, उस समय वो जो छिलका ऊपर जाके चिपक जाता है वही भाग क्या है? तालु है। और फिर आप उसको हटाने के लिए कई प्रकार के जतन करते हैं, खाते खाते ही शुरू हो जाते हैं। ये जो जतन करते हैं आप, उस समय आप जीभ को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, उस भाग को तालु कहते हैं। अर्थात ई और ई का जब आप उच्चारण करोगे तो जीवा तालु की ओर जाएगी, इसलिए इसको तालव्य ध्वनियाँ कहा जाता है, इनको कंठे ध्वनियाँ कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले आपसे कि हिंदी में कंठे स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है। तालव्य स्वरों की संख्याएं कितनी हैं? 2 है। कौन कौन से? ई और ई। अगला है ओष्ठ। देखिएगा, अ आ ई, कहीं पर होठ सक्रिय नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम शुरुआत करेंगे ऊ, जैसे हम ऊ बोलने लगे तो पहले हमारा होठ सक्रिय होगा। अगर आप होठ को सक्रिय नहीं होने देते तो आप ऊ का उच्चारण नहीं कर पाते। स्पष्ट है कि ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मित्रों, रटना नहीं है। रटने से कहा जाता है कि रटे न बुद्धि कुंठित भवती, रटने से बुद्धि कुंठित होती है। बात को समझने की कोशिश करें। मूर्धा, अब मूर्धा कहाँ होता है? जो आपका ऊपर का दांत है, उस दांत का
जो ऊपरी सिरा जो है उस भाग को मूर्धा कहते हैं, यानी कि दांत का जड़ के बाद का जो भाग है उसको मूर्धा कहते हैं। आप आ बोल रहे थे, जीभ आगे से बिल्कुल काम नहीं कर रही है। ई बोल रहे हैं, जीभ ऊपर की तरफ जा रही है यानी तालु की तरफ जा रही है। ऊ बोल रहे हैं, होठ सक्रिय हैं। लेकिन जैसे ही आप री बोलेंगे तो जीभ दांत के ऊपरी सिरे पे जाएगी। और यही सबसे बड़ा पेचीदा प्रश्न था कि क्या री स्वर है, क्योंकि कई विद्वान कहते हैं कि बोलते समय जीवा री ना बोलते समय जीवा मूर्धा को स्पर्श कर लेती है, जबकि स्वरों का गुण स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप गलत उच्चारण कर लेते हैं इसलिए स्पर्श करती है। आप इस तरह बोलिए जी, नहीं कर रही है, जीवा मूर्धा की तरफ जाएगी, स्पर्श नहीं करेगी। अगला है ए आई। ए और आई इनको कंठ तालु कहा जाता है। कंठ तालु इसलिए कहा जाता है कि ए और आई का जब आप उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ कंठ और तालु दोनों भागों से एक साथ सक्रिय रहती है, इसलिए इनको कंठ तालव्य ध्वनियां कहा जाता है। ओ औ इनको कंठोष्ठ कहा जाता है। ओ और औ को जब आप बोलेंगे तो उस समय आपका जीवा जो है आपकी वो कंठ और होठ दोनों एक साथ काम करेंगे। सब इंस्पेक्टर 2011 में इसका एक प्रश्न पूछा गया था। 2011 में प्रश्न ये था कि नीचे का एक होठ काट दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस एक स्वर का उच्चारण नहीं होगा। देखिए, प्रश्न को अनावश्यक पेचीदा बनाया गया। ऐसा इसलिए बनाया गया, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उच्चारण अवयव से अभिप्राय है कि उस दौरान आपकी जीवा संबंधित उच्चारण अवयव की ओर सक्रिय होनी चाहिए। अगर वो अवयव सक्रिय नहीं है तो आप उच्चारण नहीं करेंगे, हो ही नहीं पाएगा। आ बोल देते कंठ की तरफ जाएगी, अगर जीवा कंठ की तरफ नहीं जाएगी तो आ का उच्चारण नहीं होगा। तालु की तरफ नहीं जाएगी तो ई का उच्चारण नहीं होगा। होठ गोल नहीं होंगे तो ऊ का उच्चारण नहीं होगा। मूर्धा पे नहीं जाएगी, री का नहीं होगा। कंठ तालु दोनों से सक्रिय नहीं होगी तो ए आई का उच्चारण नहीं होगा। और ओ औ देखिएगा, ओ औ दोनों को बोलते समय होठ सक्रिय और जीवा कंठ से भी सक्रिय। और यही प्रश्न था कि यदि नीचे का एक होठ काट दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस एक स्वर का उच्चारण नहीं होगा। जैसे अ, ई, री, ओ, कौन सा एक स्वर है? स्पष्ट है, ओ है, क्योंकि इसमें कंठ और होठ दोनों काम कर रहे हैं। देखिए, आप नीचे का होठ पकड़ ले, बोल ही नहीं पाएंगे। ओ या बोलेंगे ऊ ओ। तो ऐसा करते समय आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अपने होठ को गोल होने से रोक लिया। स्पष्ट है। स्वरों के उच्चारण स्थानों की संख्या के बारे में चर्चा की। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी आपसे पूछे कि हिंदी में कंठे स्वरों की संख्या है 2, तालव्य स्वरों की संख्या है 2, औष्ठ्य स्वरों की संख्या है 2, मूर्धन्य स्वर की संख्या 1, कंठ तालव्य स्वरों की संख्याएं 2 और कंठोष्ठ स्वरों की संख्याएं भी 2। इन 11 स्वरों में से इन 4 स्वरों को मित्रों संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब प्रश्न है कि इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है कि इन चारों स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा एक साथ दो संयुक्त जॉइंट एक साथ दो उच्चारण अवयव सक्रिय रहते हैं। आपने देखा ए आ को बोलते समय केवल एक था, ई को बोलते समय केवल एक था, ऊ को बोलते समय केवल एक था, री को बोलते समय एक था, लेकिन ए आई को जब आपने बोला तो ए आई ओ औ, यानी इन चारों के उच्चारण के दौरान जिह्वा एक साथ दो उच्चारण स्थानों सक्रिय रहती है, इसलिए इन चारों स्वरों को संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, इनके उच्चारण स्थान को याद रखना आवश्यक है क्योंकि जब आगे हम चल करके संधि वगैरह पढ़ेंगे तो उस समय इनकी सख्त आवश्यकता होगी। दूसरा, जिन पाठ्यक्रमों में वर्ण विचार लिखा है या वर्णमाला का जहां प्रश्न आते हैं वहां पर इनके स्वाभाविक प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वरों की संख्याएं कितनी हैं, कंठे स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं। तो इन 4 स्वरों को संयुक्त स्वरों के नाम से जाना जाता है। अब अगली कहानी आती है मित्रों स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण। अगली कहानी मित्रों स्वरों के प्रकार और वर्गीकरण, अर्थात स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, ये कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली कुछ कक्षाओं में हम लोग शिक्षण विधियों और रीट लेवल 2 वालों के लिए भाव सौंदर्य अर्थात भाव पक्ष और कला पक्ष वाले विषयों पर भी हम अगली कुछ क्लासों में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।